हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दी क्लास। फिजिक्स की 10 डेज क्रैश कोर्स का आज हमारा डे नंबर 6 है। पिछले 5 दिनों के अंदर हमने टोटल पहले 4 चैप्टर की 34 थ्योरीज को ख़त्म किया। जैसा मैंने आपको पहले बोला था कि अगर मुझे लगेगा कि 70 के अलावा भी कुछ थ्योरीज आपको करने जैसी है यानी इम्पॉर्टेंट है तो वो भी मैं आपको यही क्रैश कोर्स के अंदर करा दूंगा। वरना मैं क्या कर सकता था कि अगर मुझे 70 थ्योरीज ही करानी होती तो मैं क्या करता कि 70 करा देता और बाकी की आपको अलग से करा देता। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। 70 के अलावा अगर मुझे लगेगा कि 5, 7 या 8, 10 थ्योरी और मुझे आपको करानी है तो वो मैं आपको एक एडिशनल लेक्चर दे के भी करा दूंगा। मतलब ये है कि हमने 10 डेज में 70 थ्योरीज का जो कोर्स क्रिएट किया है उसके अलावा भी थोड़ी बहुत थ्योरी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने को मिलेगी। यानी नंबर ऑफ लेक्चर जो है वो 10 से बढ़ के 11 तक जा सकते हैं और नंबर ऑफ थ्योरीज 70 से बढ़ के 75 या 80 के बीच में जा सकती है। तो आपको करना कुछ भी नहीं है। ये जो थ्योरीज मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ 70 या फिर कुछ भी हो आगे जो टोटल नंबर जो भी होगा वो लास्ट में हम लोग देख लेंगे। 75 से 80 तक की आपकी जो थ्योरी होगी वो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। अगर आप लोग इतनी थ्योरी करते हो तो मुझे पूरा भरोसा है कि बोर्ड की एग्जाम में जो थ्योरी आने वाली है वो एटलीस्ट आप लोग क्लियर लिख के आओगे, अच्छे से लिख के आओगे। और अगर समझ के प्रिपेयर करोगे तो न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू सॉल्व करने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट 8 थ्योरीज करने वाले हैं। यानी 34 + 8 आज के दिन हमारी 42 थ्योरीज खत्म हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं थ्योरी नंबर 35। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो आज का हमारा लेक्चर का ड्यूरेशन शायद थोड़ा सा छोटा होगा क्योंकि यहाँ पे अभी जो आज थ्योरी करेंगे वो टोटल चैप्टर 5 और 6 की है। तो वहाँ पे आप सब लोगों को पता है कि कोई उतने ज़्यादा बड़े डेरिवेशन है नहीं। चैप्टर 5 से एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है पार्ट बी के अंदर। तो जिन लोगों को ये चैप्टर स्किप करना है वो इसकी 6 थ्योरी को स्किप कर सकते हो। मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कोई भी चैप्टर स्किप करो। अगर आपके पास टाइम है तो सब कुछ प्रिपेयर करना, पर बहुत लोगों का अगर प्रिपरेशन कम है तो वो चाहे तो ये चैप्टर की थ्योरी को स्किप कर सकते हैं। ऊपर से आप लोग उसको एमसीक्यू के लिए पढ़ाई कर सकते हो। तो इसके ऐसा करने से आपकी इसकी 6 थ्योरीज कम हो जाएगी। यानी टोटल नंबर ऑफ थ्योरीज में आपको 6 थ्योरीज कम करनी पड़ेगी। तो देखो पहला क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के कैरेक्टर। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कैरेक्टर से। तो जिसने वो किया होगा उसके लिए ये करना तो बहुत इजी है। मतलब एक करने से 2 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो ये थ्योरी तो आपकी अपने आप क्लियर हो जाएगी। बस एक पॉइंट का इसमें फर्क है। सबसे पहला पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में अगर आपको याद हो कि वहां क्लोज लूप नहीं बनते थे, यहां बनते हैं। कैसे बनते हैं एग्जाम्पल देना है। फॉर अ बार मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन्स इज फ्रॉम N to S outside the magnet and S to N inside the magnet। यानी मैग्नेट के अंदर आपको पता है नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। तो अगर फील्ड लाइन नॉर्थ से निकली है तो आउटसाइड वो कहां की तरफ जाएगी, नॉर्थ टू साउथ। पर अभी यहां वो खत्म नहीं हो जाएगी, वो वापस अंदर क्लोज लूप फॉर्म करके वापस अंदर की तरफ कहां जाएगी, S2N। तो एमसीक्यू में भी आता है डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस ऑफ बार मैग्नेट, आउटसाइड होगा N2S, इनसाइड क्या होगा S2N। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का याद हो तो प्लस माइनस के केस में क्या होता था, प्लस से निकल के माइनस में खत्म हो जाती थी। यहाँ N से निकल के S में जा रही है, खत्म नहीं हो रही, वापस घूम के कहां पे आ रही है, अंदर की डायरेक्शन में S2N आ रही है। तो पहला ये डिफरेंशिएट वाला पॉइंट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बाकी के पॉइंट कॉमन है। A tangent drawn at any point on a field line will give the direction of a magnetic field be at that point। यानी मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में भी बोला था, अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, ये पॉइंट पे अगर मुझे फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो ऐसे टेंजेंट के अलोंग, अगर ये पॉइंट पे निकालनी है तो ऐसे टेंजेंट के अलोंग। तो टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन अ फील्ड लाइन विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। थर्ड, magnetic field lines never intersect each other. If they do so, we will get 2 directions of magnetic field at the point of intersection which is not possible। इसका डायग्राम एक्स्ट्रा में ड्रॉ कर रहा हूं, आपको ड्रॉ नहीं करना उसको एक्चुअल में थ्योरी के अंदर। 2 फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर गई, मान लो एक ऊपर से नीचे आ रही है, एक नीचे से ऊपर जा रही है। अगर मैं आपको बोलूं यहां पे फील्ड की डायरेक्शन बताओ, अभी आपको पता है कि किसी भी पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है फील्ड की डायरेक्शन के लिए। अगर आप लोग ऊपर वाली लाइन का टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इधर मिलेगा, नीचे वाली लाइन का टेंजेंट ड्रॉ करोगे इधर मिलेगा।
यानी एक ही जगह पे दो टेंजेंट मिल रहे, यानी इफ दे डू सो, अगर वो इंटरसेक्ट कर गई, वी विल गेट टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के पॉइंट पे फील्ड की दो डायरेक्शन मिल रही है, विच इज नॉट पॉसिबल। और लास्ट पॉइंट क्या है, फॉर अ स्ट्रॉन्गर फील्ड लाइन्स आर क्लोजर, एक दूसरे के करीब होती है, वीकर फील्ड के लिए एक दूसरे से दूर दूर। यानी मान लो कि कहीं पे कुछ इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो आपको बोला जाए ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ऐसे लाइंस आपकी प्रेजेंट है ऐसे, ठीक है। तो कहां पे ये फील्ड स्ट्रॉन्गर है, तो यहां पे फील्ड आपका स्ट्रॉन्गर है, यहां पे फील्ड आपका वीकर है। जहां पे लाइंस डेंसर होती है, डेंसर मतलब एक दूसरे के करीब, क्लोजर होती है, वहां फील्ड स्ट्रॉन्गर होता है, और जहां फील्ड एक दूसरे से दूर दूर होती है वहां फील्ड वीकर होता है। तो ये भी आपका एक्स्ट्रा डायग्राम है। थ्योरी में आपको बस कितने डायग्राम ड्रॉ करने, तो बस आपको ये दो ही करने हैं। 4 पॉइंट लिखोगे, 2 मार्क्स मिलेंगे। मैं और पॉइंट भी बता सकता था, जैसे यूनिफॉर्म में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म में, वो भी बता सकते हैं, पर इसमें से 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आने वाला है, तो आएगा तो 2 में ही आएगा। इतने 4 पॉइंट आपको अच्छे से लिखने पड़ेंगे। चलिए, हमारी आज की नेक्स्ट थ्योरी है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल हमने पिछले चैप्टर 2 में भी किया था, उसी तरीके से यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल है। मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बार मैग्नेट, नॉर्मल जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज होता है। मैग्नेटिक डाइपोल यानी बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। आप लोग सिंपल याद रखो कि जैसे डाइपोल में प्लस माइनस होता है, मैग्नेटिक डाइपोल में नॉर्थ साउथ होता है, यानी प्लस के इक्विवेलेंट नॉर्थ है, माइनस के इक्विवेलेंट साउथ है। अगर मैं आपको बोलूं इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी, तो -2 प्लस, और उसी तरीके से इसमें मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी, साउथ से नॉर्थ। तो कंपैरिजन से याद रखोगे तो इजीली याद रहेगा। आपको लिखना है कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट्स मैग्नेटिक मोमेंट इज m वेक्टर, टॉर्क ऑन अ डाइपोल। देखो टॉर्क का आपको इसका फॉर्मूला पता है, P क्रॉस E। यहां डाइपोल मोमेंट के इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मोमेंट है, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, उसके बदले यहां पे क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल में मैग्नेटिक फील्ड है। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला बनेगा, टॉ इज इक्वल टू P क्रॉस E के बदले M क्रॉस B। P के बदले डाइपोल मोमेंट के बदले मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, MB sin थीटा। अच्छा, अभी मुझे क्या करना है, इसको d थीटा जितना डिस्प्लेसमेंट देना। अभी मैं डायग्राम में उतना ज्यादा ड्रॉ नहीं करना, आप भी नहीं करोगे चलेगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अभी लिखेंगे वर्क डन टू रोटेट अ मैग्नेटिक डाइपोल बाय डी थीटा एंगल। डी थीटा से उसको रोटेट करो, यानी किसी इनिशियल एंगल से फाइनल की तरफ ले जाओ। मुझे लिमिट नहीं लगानी, मैं बस इतना बोलता हूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा जितना करो। आपको डाइपोल वाला याद है ना, हमने थीटा पे रखा था, फिर थीटा 2 पे ले गए थे, डिस्प्लेसमेंट हुआ था डी थीटा के बराबर। तो जो वर्क होगा वहां पे होता था F डॉट dx, मतलब टॉर्क जो निकाला था उसमें, मतलब मैं नॉर्मल वर्क का फॉर्मूला बोल रहा हूं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है जब डाइपोल पे टॉर्क निकाला था, टॉ डी थीटा, टॉर्क का डी थीटा हटेगा इधर, तो टॉ डी थीटा, डी डब्ल्यू होगा, ये छोटा सा वर्क क्या होगा, डी डब्ल्यू होगा। अच्छा, टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क के लिए पीछे इंटीग्रेशन करो, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉ डी थीटा, इंटीग्रेशन करो, टोटल वर्क निकालना है, 0 से अच्छा लिमिट लगाने की कोई जरूरत है नहीं, जैसा मैंने बोला आपको सीधा डिस्प्लेसमेंट डी थीटा लेके चलना पड़ेगा। चलो डी डब्ल्यू का तो हो जाएगा डब्ल्यू, टॉ की जगह मैं क्या लिखूंगा, MB sin थीटा डी थीटा। टॉर्क का क्या होगा, MB sin थीटा। देखो आप लोग रेफरेंस बुक में देखोगे ना, तो आपको ये डेरिवेशन भी मिलेगा, फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ अ टॉर्क डिराइव करो, वो टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो एग्जाम में आएगा तो एनर्जी का ही आएगा। W इज इक्वल टू MB को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, यानी एनर्जी यानी वर्क आएगा कितना, -MB cos थीटा। ये वर्क कितना आएगा, -MB cos थीटा। और आपको पता है किसी भी चीज को रोटेट करने में या डिस्प्लेस करने में जितना वर्क करना पड़ता है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। यानी यहां पे लिखेंगे हियर वर्क डन विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू -MB cos थीटा। अगर मैं cos हटाता हूं तो मैं लिख पाऊंगा -M डॉट B।
अभी इसमें आप लोग वो 3 स्पेशल केसेस याद रखना, अभी मैं अलग से नहीं लिख रहा। जो 3 केसेस थे, 0 एंगल पे क्या होगा, 90 एंगल पे क्या होगा, 180, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले 3 केसेस आप लोगों को याद रखना है एमसीक्यू के लिए। बाकी आपकी थ्योरी यहाँ पे खत्म होती है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आए, आपको इतना लिखना पड़ेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हेन इज इट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। देखो जैसा मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रिक वाले जो चैप्टर में थ्योरीज थी, कुछ थ्योरीज यहाँ पे सिंपल मतलब सिमिलर है, पिछली थ्योरी भी सिमिलर थी, ये थ्योरी भी एग्जैक्टली सिमिलर है, बस इलेक्ट्रिक के बदले वर्ड चेंज करके क्या कर देना है, मैग्नेटिक। फ्लक्स की डेफिनेशन होगी, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। वहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड आपका बी है, किसी सरफेस को हमने ए एंगल पे, यानी सरफेस का एरिया वेक्टर नॉर्मल होता है, हमने सरफेस को ऐसे रखा है तो एरिया वेक्टर ऊपर होगा। तो यहां पे लिखेंगे हियर मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। अगर आपको याद हो वहां ई डॉट ए होता था, इसका डॉट हटाएंगे तो प्रोडक्ट निकलेगा बी ए कॉस थीटा। अभी वहां पे एग्जैक्टली जो पॉइंट लिखे थे वही लिखने। फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स पूरा लिखते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर है यानी बस वो अमाउंट ऑफ फील्ड है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। अच्छा, उसके बाद उसका यूनिट क्या होगा, एस आई यूनिट ऑफ फाई बी इज, तो देखो ध्यान से, फील्ड का होता है टेस्ला, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, कॉस थीटा तो एक वैल्यू है, ये होगा टेस्ला मीटर स्क्वायर। अच्छा, डायमेंशनल फॉर्मूला, देखो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो जैसा मैंने आपको बोला था, बी का कोई ऐसा सिंपल फॉर्मूला सोचो जिसके अंदर आप लोग इसके छोटे छोटे यूनिट्स लिख सको। जैसे F इज इक्वल टू आई एल बी होता है ना, तो B इज इक्वल टू मैं क्या सोच सकता हूं, F अपॉन आई एल। तो मैं क्या करूंगा, यहां फ्लक्स का मुझे यूनिट निकालना है तो B की जगह लिखूंगा F अपॉन आई एल, और मैं A को A रहने देता हूं, कॉस थीटा तो मेरा एक वैल्यू है, ठीक है। F इज इक्वल टू एम ए, एरिया को रहने दो I और L। अच्छा, M यानी मास किलोग्राम, ए यानी एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैपिटल A यानी एरिया मीटर स्क्वायर, I यानी एम्पियर और पीछे L यानी मीटर। मीटर मीटर कैंसल, किलोग्राम यानी M1, मीटर स्क्वायर यानी L2, सेकंड स्क्वायर नीचे है ऊपर आएगा तो -2, एम्पियर नीचे ऊपर आएगा तो -1, M1 L2 T -2 A -1, क्या होगा M1 L2 T -2 A -1। कैसे डिराइव करना है वो मैंने आपको समझा दिया। और बी का कोई ऐसा बड़ा फॉर्मूला मत लेना, जैसे बी की जगह ऐसा मत लिखना μ0 I अपॉन वो सब, वो मत लिखना, क्योंकि उसमें μ0 का आपको नहीं पता होगा, तो AF वाला फॉर्मूला बी का लिखोगे तब जाके आंसर मिलेगा। अच्छा, फिर लिखेंगे कि कब वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होता है, तो सिंपल जैसे मैंने बोला, कॉस थीटा पॉजिटिव फ्लक्स पॉजिटिव, कॉस थीटा नेगेटिव फ्लक्स नेगेटिव, कॉस थीटा की वैल्यू 0 फ्लक्स 0। तो लिखेंगे इफ थीटा या फिर एंगल बिटवीन बी एंड, अच्छा ये कॉस थीटा किसके बीच का है वो फटाफट से मैं बता दूं, तो बी और ए के बीच का है। इफ थीटा बिटवीन बी एंड ए इज थीटा लेस देन 90, फ्लक्स फाई बी इज पॉजिटिव। अभी मैंने जैसे आपको बोला था, लैंग्वेज कुछ भी यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सीधा लिख दो कि इफ थीटा लेस देन 90 फाई कॉस थीटा पॉजिटिव, फ्लक्स विल बी पॉजिटिव। इफ थीटा between B and A is theta is equal to 90, flux will be 0, यानी 90 पे cos थीटा की वैल्यू 0 होती है, फ्लक्स आपका 0 होगा। और लास्ट, इफ थीटा बिटवीन B वेक्टर एंड A वेक्टर इज थीटा ग्रेटर देन 90, सेकंड क्वाड्रेंट में फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 के लिए क्या होती है, नेगेटिव। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको इतना लिखना है, ये मैंने एक्स्ट्रा में लिखा है, कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला वो बताया, बाकी चीजें आपको एग्जाम में एज इट इज लिखनी है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है चैप्टर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स के अंदर आ सकता है, जैसे मैंने बोला था ये चैप्टर में 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन है। व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन, तो मैग्नेटाइजेशन ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, तो लिखेंगे मैग्नेटाइजेशन ऑफ एनी सब्सटेंस इज द नेट मैग्नेटिक मोमेंट per unit volume
पर यूनिट वॉल्यूम कितनी ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट है, जैसे डाइपोल मोमेंट होती थी, पर यूनिट वॉल्यूम कितनी ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट है, उतना ज्यादा उसका मैग्नेटाइजेशन है, यानी उतना ज्यादा वो मैग्नेटाइज हुआ है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मैग्नेटाइजेशन m इज इक्वल टू नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटाइजेशन आपका वेक्टर है, कौन सी डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन हुआ है वो आपको बताना होता है। यहां पे नेट मैग्नेटिक मोमेंट का भी क्या होगा, ये वेक्टर होगा। तो यहां पे आपको क्या करना है, नेट मैग्नेट, अच्छा इसका यूनिट लिखेंगे, पहले लिख देंगे मैग्नेटाइजेशन इज अ वेक्टर, मैग्नेटाइजेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला सबको पता है NIA, और नीचे वॉल्यूम है, n तो नंबर है, a का क्या होता है एम्पियर, सॉरी a का नहीं I का एम्पियर, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का क्या होता है मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर से क्यूब जाएगा, इसका यूनिट बनेगा एम्पियर पर मीटर। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज एम्पियर पर मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज, एम्पियर का होता है A1, नीचे मीटर का L1, L-1 ऊपर आके M0 L-1 T0 A1। तो छोटा सा क्वेश्चन है, आए तो आपको इतना लिखना है। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी नेक्स्ट जो पूरा सेक्शन है, 3 क्वेश्चन एक साथ है उस पर, 39, 40, 41, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। अब इन सब में कोई फॉर्मूलाज नहीं है, मैंने तीनों को साथ में इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको सबका कंपैरिजन करके समझा पाऊं, ताकि आप लोग इसको इजीली लॉन्ग टाइम तक याद रख पाओ। तो देखो सबसे पहला है डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक आर दो सब्सटेंस हु हैव अ टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर फील्ड टू वीकर फील्ड। स्ट्रॉन्गर टू वीकर का मतलब क्या होता है कि मान लो कि मैंने एक मैग्नेट रखा है, अभी सबको पता है कि मैग्नेट के करीब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा और दूर फील्ड क्या होगा, वीकर। अगर मैं डायमैग्नेटिक कोई मान लो एक सब्सटेंस इधर रख दिया तो वो कहां जाएगा, स्ट्रॉन्गर फील्ड से वीकर, यानी वो दूर की तरफ जाएगा। कहने का मतलब है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेट से दूर जाते हैं, तो लिखा दे आर रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट एंड दे ऑल्सो रिपेल अ मैग्नेट, यानी वो मैग्नेट को खुद भी रिपेल करता है, मैग्नेट भी उनको क्या करता है, रिपेल करता है। तो ये एक नॉर्मल चीज जो होनी चाहिए कि मैग्नेट की वजह से चीजें अट्रैक्ट होती है, उससे उल्टा है ये। डाया में क्या होता है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस वीकर फील्ड की तरफ जाते यानी मैग्नेट से दूर जाते। इसमें दोनों में भी पहला पॉइंट ऐसा है, पर यहां है पैरामैग्नेटिक आर सब्सटेंस व्हिच हैव अ टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वीक रीजन टू स्ट्रॉन्ग रीजन ऑफ अ फील्ड। ये वीक से स्ट्रॉन्ग जाएंगे यानी अट्रैक्ट होते हैं, ये क्या होते हैं, अट्रैक्ट। और इसमें भी ये है टू मूव टूवर्ड स्ट्रॉन्ग रीजन ऑफ अ फील्ड फ्रॉम वीक रीजन, यानी ये क्या होता है, मैं शॉर्ट में इधर लिख दूं फटाफट से याद रखने के लिए, तो ये रिपेल होते हैं, ये अट्रैक्ट होते हैं, और ये भी क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तीनों में पहला पॉइंट समझ आ गया। चलो इसके बाद, फॉर अ डायमैग्नेटिक मटेरियल द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इन एन एटम इज जीरो, यानी उसकी हर एक एटम की मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होती है, क्योंकि वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, वो रिपेल होता है। नेट मोमेंट क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है। द ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी जिसको हम लोग काई बोलते हैं, काई, ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज स्मॉल एंड नेगेटिव। ससेप्टिबिलिटी काई आपकी स्मॉल और स्मॉल एंड नेगेटिव, छोटा सा टेबल है ना डाया पैरा फेरो के ऊपर, वो थोड़ा सा आपको याद रख लेना है, ठीक है, एमसीक्यू के लिए। और लास्ट पॉइंट है उसके एग्जांपल, सम डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर बिस्मथ, कॉपर, पीबी, लेड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन। ये वाला याद रखना, वाटर, वाटर आपका डायमैग्नेटिक है, एंड NaCl सोडियम क्लोराइड। तो सिंपल है, स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ जाएगा, रिपेल होगा, मटेरियल के एटम की नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो, ससेप्टिबिलिटी स्मॉल एंड नेगेटिव, और उसके एग्जांपल। तो सिंपल इस तरीके से लिखना है। देखो ये थ्योरी ऐसी है ना जो आपको पढ़ के भी समझ में आ जाएगी, मुझे बस आपको इतना गाइड करना है कि कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं। ये 3 थ्योरी जैसी है, टेक्स्ट बुक में देखोगे बड़े बड़े पेजेस भर के दिए हैं, डायमैग्नेटिक समझाना हो तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। चलो इसमें ही पहला पॉइंट समझा दिया मैंने पैरा का। पैरा का पहला पॉइंट क्या है कि वो स्ट्रॉन्गर की तरफ जाएंगे यानी अट्रैक्ट होंगे। They get weakly magnetized by a field, इनका मैग्नेटाइजेशन होता है, पर कैसा, weakly magnetized by a field. In an external field, the dipole moment of paramagnetic substance is aligned in the direction of field. यानी मैग्नेटाइजेशन, जैसे आपको पोलराइजेशन याद हो तो पोलराइजेशन में डाइपोल मोमेंट फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होती थी,
उसी तरीके से उसका मैग्नेटाइजेशन का मतलब है इसकी जो डाइपोल मोमेंट है या फिर आप उसको मैग्नेटिक मोमेंट बोल दो, वो फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होती है, यानी इसका क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन होता है। लास्ट पॉइंट, ससेप्टिबिलिटी ऑफ दिस सब्सटेंस इज पॉजिटिव। इसमें क्या था, स्मॉल नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव। एग्जांपल याद रखना, एल्यूमिनियम, Na सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन याद रखना, कॉपर क्लोराइड। तो सिंपल बाजू बाजू में लिखने का रीजन ये है कि आपको डिफरेंस समझ आए। लास्ट वाला तो है उसमें मुझे थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करता हूं, अभी साइड में हट जाता हूं। तो देखो लास्ट वाला जो फेरोमैग्नेटिक है उसमें पहला पॉइंट तो हमने समझ लिया कि इट हैज अ टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स अ स्ट्रॉन्गर रीजन फ्रॉम वीकर रीजन, वो स्ट्रॉन्गर की तरफ जाएगा यानी मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा। उसके बाद है दे गेट स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज्ड। देखो अभी पैरा में बाजू में हमने लिखा था वीकली मैग्नेटाइज्ड, इसमें क्या लिखेंगे, स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज होता है। अभी इसके अंदर लिखा है, ये लास्ट वाले पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल एटम ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैज अ डाइपोल मोमेंट। देखो डाया में हमने लिखा था इंडिविजुअल मटेरियल की मोमेंट जीरो होती है, फेरो में इंडिविजुअल की मैग्नेटिक मोमेंट होती है। ईच डोमेन्स आर फाउंड। देखो ये डोमेन्स वाला इंपॉर्टेंट है। डोमेन का मतलब क्या है कि जैसे मान लो मेरे पास एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसमें से अलग अलग छोटे छोटे सेक्शन बने होंगे, इसके अंदर ऐसे अलग अलग छोटे छोटे सेक्शंस बने होंगे। सेक्शंस का मतलब क्या है कि हर एक सेक्शन में नेट डाइपोल मोमेंट होगी, यानी ये सेक्शन में सारे डाइपोल इस तरफ है, ये सेक्शन में सारे इस तरफ है, ये सेक्शन में सारे इस तरफ है, इसमें सारे लेफ्ट में है, इसमें सारे अपवर्ड है, इसमें सारे डाउनवर्ड है, इसमें सारे लेफ्ट में है ऐसे, इसमें सारे इधर, और इसमें सारे ऐसे राइट में है। मतलब ईच डोमेन हैज अ नेट मैग्नेटाइजेशन। हर एक डोमेन, कोई भी एक डोमेन को मैं कंसीडर करता हूं, एक सेक्शन को कंसीडर करूं तो उसका मैग्नेटाइजेशन हुआ है, बट अ होल सब्सटेंस हैज अ नेट मोमेंट जीरो। अगर मैं अकेले को देखता हूं तो उसकी नेट मैग्नेटिक मोमेंट है, इसकी अगर मैं बोलूं तो ऊपर की तरफ है, इसकी बोलूं तो इस तरफ है, पर अगर मैं पूरे को कंसीडर करूं तो नेट मोमेंट आपकी जीरो है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो किसी डोमेन यानी सेक्शन के ऊपर है तो उसको कैंसिल करने के लिए किसी एक की नीचे होगी, अगर इसकी नीचे है तो किसको कैंसिल करने के लिए किसी की ऐसे ऊपर होगी, यानी पूरा जो सब्सटेंस है अगर टोटल को कंसीडर किया जाए तो नेट जीरो है। हर एक डोमेन की है पर नेट की क्या है, आपकी जीरो है। अगर मैं साइज ऑफ डोमेन इज क्या लिखा इधर, यहां पे एक लिखना था, हाँ, इफ द फील्ड इज अप्लाइड साइज ऑफ डोमेन इंक्रीज। साइज ऑफ डोमेन इंक्रीज का मतलब है कि अगर मैं ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लगाता हूं तो जो सारे डोमेन है वो इस तरीके से सारे डोमेन के जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो अलाइन हो जाएंगे ऐसे। मतलब इसका क्या होगा, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होंगे, स्ट्रांग मैग्नेटाइजेशन होगा, मतलब पूरा एक ही सेक्शन बन गया, एक ही डोमेन बन गया। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सारे डिस्ट्रॉय हो गए, पूरा का पूरा एक ही डोमेन बन गया जिसमें सारे नेट मोमेंट सारे डाइपोल राइट के डायरेक्शन में है, यानी अभी इसका जो नेट मोमेंट है इज नॉट इक्वल टू जीरो। पोलराइजेशन जिसको याद होगा उसको ये समझ आएगा। और लास्ट पॉइंट आपको यहां बीच में लिख दिया मैंने, साइज ऑफ डोमेन इज 1 मिलीमीटर, ये एमसीक्यू में आ सकता है। ईच हैज 10⁻11 एटम्स। हर एक डोमेन का यानी छोटे छोटे सेक्शंस का साइज होता है 1 मिलीमीटर, हर एक का मैग्नेटाइजेशन होता है, पूरे सब्सटेंस को कंसीडर किया जाए तो वो जीरो। जब फील्ड लगाते हो तो एक ही डोमेन बड़ा होके पूरा सब्सटेंस का नेट मैग्नेटिक मोमेंट आपका नॉन जीरो बन जाता है। एग्जाम्पल याद रखना है, Fe, कोबाल्ट, निकल, Gd। Fe यानी आपका आयरन है। तो इतनी चीजें लिखोगे, डायग्राम आपको एग्जाम के अंदर ये ड्रॉ करना है, ये भी ड्रॉ करोगे तो दोनों चलेंगे। तो आप फेरोमैग्नेटिक में इतना लिखोगे तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 42 फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहां से हमारा चैप्टर 6 चालू हो गया। तो आज और कल होके हम लोग, मतलब आज की तो ये लास्ट थ्योरी है, पर कल के दिन हम लोग ये चैप्टर की रिमेनिंग थ्योरीज और चैप्टर 7 की थ्योरीज खत्म करके सेमेस्टर 1 को खत्म करेंगे। उसके बाद हमने टारगेट बनाया था 10 दिन का और 70 थ्योरीज का, पर मैं ये चाहता हूं कि कुछ एडिशनल थ्योरीज भी मैं आपको कराऊं, यानी ऑलरेडी मैं कुछ ऐसी थ्योरीज आपको करा चुका हूं जो 70 के बाहर की है। तो आप टोटल टारगेट रखिए 11 डेज का और 75 से 78 थ्योरीज का, ताकि कोई एक्स्ट्रा थ्योरी भी आपकी मतलब एग्जाम में आ जाए तो आप उसको लिख पाओ, और आपका जो जनरल ऑप्शन वाला जो इस बार का पैटर्न है उसमें थोड़ी बहुत थ्योरी इसकी 78 के अलावा जो कुछ भी आता है उसको आप लोग स्किप कर सको। यानी ये 78 थ्योरीज तो आपको परफेक्टली करनी है। 70 का हमारा टारगेट था, पर मैं ये नहीं चाहता कि 5-7 थ्योरी मैं छोड़ दूं और फिर वही एग्जाम में आ जाए, तो इसलिए मैं आपको 7 to 8 थ्योरीज एडिशनल भी कराऊंगा। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ। स्टेटमेंट है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज इक्वल टू
टाइम रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। इंड्यूस ईएमएफ ई है, वो है टाइम रेट। किसी भी चीज का टाइम रेट का मतलब होता है पर टाइम। चेंज इन फ्लक्स है आपका डी फाई, और यहां पे साइन लगाना है माइनस। E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, इसको बोलते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। यहां पे लिखेंगे हियर E is the induced EMF and d phi is change in flux। यानी किसी भी कॉइल के अंदर फ्लक्स के चेंज होने का जो टाइम रेट है वो ईएमएफ के बराबर होगा। फ्लक्स का चेंज होने का मतलब क्या है, उसमें से जो फील्ड पास हो रहा है वो चेंज होने की बात चल रही है। फ्लक्स हमने अभी पढ़ा, फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइन। अगर वो चेंज होगी पर यूनिट टाइम कितना चेंज होगा, यानी उसका जो टाइम रेट है वो डिसाइड करेगा सर्किट में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ है इंड्यूस और डी फाई आपका चेंज इन फ्लक्स है। नेगेटिव साइन shows the direction of induced EMF। अब ये डायरेक्शन क्या है वो हमें लेंजिस लॉ से पता चलेगा। अभी बस इतना याद रखना है, फ्लक्स के चेंज का अपोज करने वाली डायरेक्शन में इंड्यूस ईएमएफ होगा, यानी फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। वो मैं आपको लेंजिस लॉ में समझाता हूं, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेगेटिव साइन। लिखेंगे इफ देयर आर n number of turns in a coil, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो इंड्यूस ईएमएफ होगा माइनस n डी फाई अपॉन डी टी। यानी एक कॉइल के एक टर्न से चेंज इन फ्लक्स डी फाई है, तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है तो वो क्या होगा, n डी फाई अपॉन डी टी। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे खत्म हो रहा है। मैं साइड में हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है लास्ट में इसके लिए। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आज का लेक्चर थोड़ा सा इजी था कंपेयर टू आगे के 4 चैप्टर, क्योंकि इसमें उतने ज़्यादा कोई डेरिवेशन नहीं है। कल हम लोग सेमेस्टर 1 खत्म कर देंगे 7 डेज के अंदर, और नेक्स्ट हम लोग उसके बाद 4 दिन तक हम लोग सेमेस्टर 2 के जो 5 चैप्टर है बाकी के उसकी थ्योरीज को खत्म करेंगे। तो आई होप कि आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, आप उसको एंजॉय कर रहे हैं और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।